हेलो एवरीवन। हम क्लास 9th का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सेल के टाइप्स और सेल के अंदर जो ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल क्या होते हैं? दो टाइप के सेल होते हैं। एक वो जो बैक्टीरिया वगैरह में प्रेजेंट होते हैं और दूसरे टाइप के सेल हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो साइज़ में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो साइज़ में लार्ज होते हैं। जो न्यूक्लियर रीजन में जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 1 होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें क्रोमोसोम मोर देन 1 होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और उनके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें सिर्फ एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। जैसे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, बैक्टीरिया के एक सेल का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है इसके सेल के अंदर, और कोई ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है। इनके सेल में क्या होता है? एक फ्लैजिला टाइप स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है इनकी। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्या होती है? वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है और सारी ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे एक क्वेश्चन है, हम वो सोल्व करते हैं। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नोन एज। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं जो एनिमल्स और हमारे अंदर होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक एनिमल सेल और दूसरी प्लांट सेल। हम एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक फ्लूइड सी भरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो ये ऑर्गेनली है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है और मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होती हैं। सेल ऑर्गेनली। अब सेल ऑर्गेनली के बारे में पढ़ेंगे हम, जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारी ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस और लाइसोसोम्स एटसेट्रा। हमने पढ़ा द ओनली सेल ऑर्गेनली जो हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं वो कौन सी होती है? राइबोसोम। अब सबसे पहले हम फर्स्ट सेल ऑर्गेनली के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का जो क्या बनाती है? ट्यूब्स और सीट्स बनाती हैं इन द सेल। ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है? जो सरफेस है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण ही इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है? लिपिड, एंजाइम और हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस पे हमने देखा क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन जो स्मूथ वाले रेटिकुलम है उनके अंदर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते, लेकिन ये लिपिड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड की सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंजाइम और हार्मोन की सिंथेसिस में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंजाइम और हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। रफ वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके पास कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन कैपेसिटी नहीं होती, मतलब सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर एंटर करेगा ये उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता है, लेकिन स्मूथ वाला ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आगे क्वेश्चन है, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। जो लिपिड मॉलिक्यूल है सेल के अंदर वो कौन सिंथेसाइज करता है? हमने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं?
लिपिड मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके सिंथेसिस बनाते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तो क्या कर दिया, प्रोटीन की सिंथेसिस कर दी, लेकिन जो गोल्गी एपरेटस है वो क्या करता है, वो जो प्रोटीन बने हैं उनकी पैकेजिंग और उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे पूरी बॉडी के अंदर। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी की थी। ये क्या होती हैं? ऐसे पैरेलल शीट्स प्रेजेंट होती हैं गोल्गी एपरेटस में, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन करती हैं अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। ये और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? ये सुसाइडल बैग होते हैं हमारी सेल के अंदर। ये भी क्या है? एक ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम क्या होते हैं? ये ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके पास क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अगर हमारे सेल के अंदर कुछ भी डिसफंक्शनिंग होते हैं तो ये क्या करता है लाइसोसोम? उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उस सेल के ऊपर भेज देते हैं कि उनको जो सेल के अंदर कोई भी डिसफंक्शनिंग हो रही है उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल के ऊपर भेज देते हैं। दे डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। कोई भी सेल के अंदर को कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर करेगा तो उनको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। और इनको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो ये क्या कर देगा? उस पूरे के पूरे सेल को ब्रस्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पूरा का पूरा सेल ब्रस्ट हो जाएगा और वो टूट जाएगा। इसलिए सेल्फ डाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी की जनरेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी क्या होती है? जैसे हम किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसकी एक यूनिट होते हैं, वैसे ही एनर्जी को मेज़र करने के लिए भी एटीपी एक यूनिट ही है जिसमें हम एनर्जी को मेज़र करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है और सेलुलर एक्टिविटी में भी और मैकेनिकल वर्क में हेल्पफुल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तीन ही हमारे सेल के अंदर चीज़ें होती है जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। एक तो न्यूक्लियस, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। दूसरी जो ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। एक और ऑर्गेनेली होती है जो कि है प्लास्टिड, इस प्लांट सेल के अंदर होती है। इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है प्लास्टिड। ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसमें तीन टाइप के प्लास्टिड होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। मतलब जो भी हमारे प्लांट्स के अंदर, फूलों के अंदर जो भी कलर आता है वो किसके कारण आता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तीसरा टाइप का जो प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं और ये स्टोरेज का काम करते हैं। किसकी स्टोरेज का? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। आगे है राइबोसोम। राइबोसोम क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में, दोनों में प्रेजेंट होता है राइबोसोम। ये सिंगल ऐसा ऑर्गेनेली है जो दोनों में प्रेजेंट होता है और इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है और ये क्या करती है? प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, और ये दोनों सेल में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। आगे है विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट इन द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या नहीं है, हमें वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। राइबोसोम तो क्या करते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये ऑप्शन हमारा राइट है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम में भी हेल्प करता है।
इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन में ये हमारी हेल्प नहीं करता और ना ही ये स्टार्च मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। तो थर्ड फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये राइबोसोम के फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गेनली है सेल वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं इन अ सेल। और ये जो एनिमल्स के अंदर होते हैं उनमें तो इनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स का साइज बहुत लार्ज होता है। फंक्शन क्या करते हैं वैक्यूल्स, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल क्या है, मूवमेंट नहीं कर सकते। सेल वॉल का भी यही काम होता है प्लांट के अंदर कि वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल को। ये किस किस को स्टोर करते हैं, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, प्रोटीन एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और इसका स्पेशल रोल क्या है, ये क्या करता है, एक्सेस वाटर को एक्सपेल करता है एंड वेस्टेज फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्टेज है उनको भी एक्सपेल करता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल हैं जिनकी मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, वो डबल मेम्ब्रेन होगी। सो वो कौन कौन सी ऑर्गेनली हैं, न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन, और प्लास्टिड के ऊपर भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और इन तीनों के पास ही खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं। बाकी जो ऑर्गेनली बच गई उनके ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन सिंगल ऑक्यूपाई होती है। जैसे वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल, जितने भी है सारे, इनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती वो कौन कौन से ऑर्गेनली है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। अब हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, शेल की शेप में। जो प्लांट सेल की शेप होती है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप होती है, और एनिमल सेल की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, राउंड इन शेप होती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है दोनों में। लाइसोसोम प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बहुत रेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। गोल्गी अपरेटस दोनों में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स का साइज़ क्या होता है, प्लांट सेल में बहुत लार्ज होता है, और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। सीलिया किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर सीलिया एब्सेंट होते हैं। सीलिया का काम क्या होता है, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन प्लांट सेल तो मूवमेंट नहीं करते, इसीलिए उनके अंदर सीलिया एब्सेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये सीलिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन वो बहुत फ्यू होते हैं नंबर में, और एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, प्राइमरी, ऑटोट्रोफिक। ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, आगे हम 10th में इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको ये याद रखने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट सेल क्या करते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो एनिमल सेल हैं वो क्या करते हैं, हेटरोट्रोफिक होते हैं, मतलब दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। आगे जो टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड होकर न्यू सेल की फॉर्मेशन करते हैं इन अ ऑर्गेनिज्म। उसी को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को सेल डिवीज़न। न्यू सेल्स जो फॉर्म होते हैं वो फॉर ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। दो टाइप का होता है सेल डिवीज़न, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक तो पेरेंट सेल होती है और वो डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, दो डॉटर सेल बनाती हैं। इनमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर जितना पेरेंट सेल में था डॉटर सेल में भी वो उतना ही रहता है। मान लीजिएगा पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 12 है तो डॉटर सेल में भी 12 ही रहेगा, मतलब एक डॉटर सेल में 12 और दूसरी में भी 12 ही रहेगा क्रोमोसोम का नंबर। लेकिन जो मियोसिस है उनमें क्या होता है, ये डिवाइड होकर 4 टाइप के न्यूक्लियाई बनाती हैं, 4 टाइप के सेल बनाते हैं मियोसिस में।
इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में 12 था तो बाद में ये हाफ हो गए, सब में 6 हो जाएगा। सो मियोसिस में ऐसे होता है। अब हम माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस। सो माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है, मतलब 12 थे अगर क्रोमोसोम तो लास्ट में भी क्या रहेंगे, 12 ही रहेंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, मतलब क्रोमोसोम के नंबर डिवाइड हो जाते हैं। माइटोसिस में क्या होती है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और मियोसिस में क्या होती है, 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। माइटोसिस में क्या होता है, डॉटर सेल्स के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने पेरेंट सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होते हैं, डॉटर सेल्स क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है अपने पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर के। माइटोसिस क्या करती हैं, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू में हेल्प करती है। लेकिन जो मियोसिस है वो किसके प्रोडक्शन में हेल्प करती है, गैमेट की प्रोडक्शन में। गैमेट क्या होते हैं, सेक्स सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें वो देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राई एप्रिकॉट्स आर लेफ्ट फॉर सम टाइम इन प्योर वाटर एंड लेटर ट्रांसफर टू शुगर सॉल्यूशन। ड्राई एप्रिकॉट्स क्या होते हैं, अखरोट को हम क्या बोलते हैं, एप्रिकॉट्स बोलते हैं। अगर हम उनको प्योर वाटर में कुछ टाइम के लिए रख देते हैं और बाद में उनको शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं तो एप्रिकॉट्स के साथ क्या होगा। अगर हम अखरोट को पानी में रखेंगे, उनके अंदर क्या हो जाएगा, पानी फिल हो जाएगा और फिर शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है, मतलब उसके अंदर क्या होती है, सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है और सोलवेंट की मात्रा कम होती है। अगर इसमें हम अपने एप्रिकॉट को डालेंगे तो क्या होगा, पानी क्या करेगा, अंदर ज़्यादा है तो बाहर की तरफ मूव करेगा, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, एप्रिकॉट क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे शुगर सॉल्यूशन के अंदर। उसमें क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रेड ब्लड सेल इज केप्ट इन कंसनट्रेटेड सेलाइन सॉल्यूशन। रेड ब्लड सेल को क्या करा हमने, सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। सेलाइन सॉल्यूशन भी क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की मात्रा प्रेजेंट ज़्यादा होती है। अगर उसमें हम रेड ब्लड सेल को रखेंगे उसमें भी क्या होगा, पानी की मूवमेंट होगी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। तो रेड ब्लड सेल्स भी क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है, सोलवेंट कम है, और अंदर सेल के अंदर क्या है, सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा है, वो बाहर से अंदर की तरफ, मतलब सेल से बाहर की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल ब्रेक डाउन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल अगर ब्रेक डाउन हो जाएगी तो क्या होगा, हमने पढ़ा था सेल के बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाएगी तो जो इसके अंदर सारा मटेरियल है क्या है, वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ब्रस्ट हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, सारे जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो स्कैटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो लीव्स आर बॉइल्ड इन वाटर फर्स्ट एंड देन ए ड्रॉप ऑफ शुगर सिरप इज पुट ऑन इट। हम रियो लीव्स होती हैं, अगर हमको बॉयल करें पहले और फिर उनके ऊपर शुगर सॉल्यूशन डालें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको पहले वाटर में बॉईल कर लिया है। वाटर में बॉईल करने की वजह से क्या होंगी, जो रियो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से उन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा अगर हम उनको शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्गी अपरेटस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स। अगर हम गोल्गी अपरेटस को सेल में से रिमूव कर दें तो क्या होगा। अगर हम गोल्गी अपरेटस को सेल में से रिमूव कर देंगे प्रोटीन के जो प्रोसेस है वो, या फिर स्टोरेज, सिक्रीशन, सारा काम कौन कर रहा था, गोल्गी अपरेटस ही कर रहा था। ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोटीन का कौन कर रहा था, गोल्गी अपरेटस ही कर रहा था। तो ये सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ये चैप्टर हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।